Assalamu alaikum students. Today we discuss about the isomerism. चैप्टर नंबर 7 का जी ये लास्ट टॉपिक है. प्रीवियसली हमने जी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी और आज जो है हम आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे. आइसोमेरिज्म जो है वर्ड इटसेल्फ 3 वर्ड्स से मिलकर बना है. आइसोस, मर्स एंड इज़म. ठीक है. आइसोस का क्या मतलब है? सेम. मर्स का क्या मतलब है? यूनिट्स या पार्ट्स. इज़म का क्या मतलब है? फिनोमेना. ठीक है. इसको बेसिकली होता क्या है कि सेम यूनिट्स होंगे. ठीक है. फिनोमेना क्या होता है? जो हमारे पास नेचुरल प्रोसेस होता है. ठीक है. अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं जी. 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स. यानी कि कंपाउंड्स, 2 और 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट होगा, अलॉन्ग विद उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी. उन दोनों कंपाउंड्स को हम एक दूसरे के आइसोमर्स कहते हैं. और जो फिनोमिना होगा उसको हम क्या कहते हैं, या उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म. एग्जाम्पल हमने जी जो है वो है हमारे पास C4H10. C4H10 जो है एक ब्यूटेन है. ठीक है. इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं. एक है जी स्ट्रेट एन, जिसे हम, इसका नाम है जी एन ब्यूटेन. और एक है जी ब्रांच्ड, जो कि इसका नाम है आइसोब्यूटेन. ये हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं. अब जो एन ब्यूटेन है, अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. C4H10. इसमें भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4. और इसमें कितनी हाइड्रोजन्स हैं? 3 2 5, 3 2 5 10, 5 5 प्लस 10. और ये टोटल कितनी होगी? 10. C4H10. और इसमें अगर देखें कार्बन तो 1 2 3 4. ठीक है. और अगर हाइड्रोजन देखें 3 3 3 9 एंड 1 10. यानी कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है और जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है. ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच चेन है. स्ट्रक्चर डिफरेंट है और इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी फर्दर डिफरेंट है. प्रॉपर्टीज में जी हम देख लेते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट जो है ब्यूटेन का वो -138 डिग्री सेल्सियस है. और जो ब्रांच चेन है इसका मेल्टिंग पॉइंट है जी -159 डिग्री सेल्सियस. और अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें तो -0.5 डिग्री सेल्सियस है जी एन ब्यूटेन का. और आइसोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट है -11.7 डिग्री सेल्सियस. इससे आपको ये पता चला है अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखें तो एन ब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि माइनस में वैल्यू जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी होगी. ठीक है. तो इसका मतलब है एन ब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम. अब रीज़न आ जाती है कि देखा जाए तो ऐसे लगता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका कम, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. उसकी रीज़न ये है चूँकि इसमें जो ब्रांच स्ट्रक्चर है इसमें गैप आ जाता है. ठीक है. तो जब गैप आ जाता है, स्पेस आ जाती है, तो स्पेस की वजह से जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो वीक हो जाती हैं. तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होगा. लेकिन अगर हम एन ब्यूटेन देखें, ये स्ट्रेट चेन है, ये आपस में जुड़े हुए हैं. ठीक है. इनके दरमियान जो है स्पेसिस उतनी नहीं है जितनी ब्रांच के केस में थी. तो इस वजह से इनकी जो दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं. एज अ रिजल्ट जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा. ठीक है. ये तो थी हमारे पास एग्जाम्पल. नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी कि हमारे पास जो अल्केन सीरी है उसमें कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स होते हैं. अगर इसके फर्स्ट थर्ड मेंबर देखें अल्केन के, मीथेन, इथेन, प्रोपेन यानी कि CH4, C2, H6, C3, H8, इनका कोई भी आइसोमर नहीं होता. यानी कि ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते. ठीक है. अब मीथेन चूँकि सिंगल है तो उसने क्या आइसोमेरिज्म शो करनी है. ठीक है. और अगर इथेन की बात करें तो इथेन 2 कार्बन है. ठीक है. तो दोनों कार्बन्स को अगर आप चाहे, यानी कि ये है जी हमारे पास CH3, अगर आप इसका आइसोमर ड्रॉ करना भी चाहो तो क्या होगा, इस कार्बन को इस जगह पे लिखोगे, इस कार्बन को इस जगह पे लिखोगे तो सेम एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर आ जाएगा. इस वजह से ये भी आइसोमरिज्म शो नहीं करता. और जो हमारे पास मीथेन है वो भी शो नहीं करता. लेकिन अगर हम प्रोपेन की बात करें, CH3, CH2, CH3, ये हमारे पास है जी प्रोपेन. ठीक है. 3 कार्बन वाले अल्केन को कहते हैं जी प्रोपेन. ये भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करता. ठीक है. तो कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अगर हम इसको CH3, CH2,
CH3 इस तरह ब्रांच करके लिख दें तो ये इसका आइसोमर हो जाएगा नहीं। लेकिन अगर आपने जो है वो स्ट्रेट और ब्रांच में डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से समझा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी स्ट्रेट चेन है और ये भी स्ट्रेट चेन है। चाहे आपने इसको नीचे लिख दिया है लेकिन या बेंच स्ट्रक्चर बना दिया है तब भी ये स्ट्रेट है। रीज़न क्या है? क्योंकि एक टर्मिनल कार्बन ये है, एक टर्मिनल कार्बन ये है। तो जब भी हमारे पास 2 टर्मिनल कार्बन्स होंगे तो उस केस में हमारे पास क्या होगा जी, वो स्ट्रेट चेन होंगे। तो जब ये स्ट्रक्चर ही एक जैसा है तो आइसोमर्स कैसे हुए एक दूसरे के? इस वजह से मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन आइसोमरिज्म शो नहीं करते। बाकी जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे कि अगर हम देखें हमारे पास अगर फोर्थ मेंबर को देखें तो फोर्थ मेंबर ब्यूटेन है। ब्यूटेन कितने आइसोमर शो करता है? 2 आइसोमर, जो कि मैंने अभी एग्जांपल में भी आपको बताया। पेंटेन कितने आइसोमर शो करेगा? 3। और उसके बाद हेक्सेन 6 कार्बन वाला जो है वो 5 आइसोमर्स, और हेप्टेन 7 कार्बन वाला जी 9 आइसोमर्स, ऑक्टेन जो है वो 8 कार्बन वाला 18 आइसोमर्स, नोनेन 9 कार्बन वाला जी 35 आइसोमर्स, डिकेन 10 कार्बन वाला C10H22 जो है वो 75 आइसोमर्स शो करेगा। उसके बाद है जी C20 20 कार्बन हो, C20H42 आइसोसेन, तो ये हमारे पास जो कितने आइसोमर शो करेगा? 36 6 31 9। और अगर हम कार्बन 30 की बात करें तो उस केस में हमारे पास कितने आइसोमर्स होंगे? C30H62 4.11 इंटू 10⁻⁹ आइसोमर शो करेगा। और लास्ट है जी टेट्रा सेंटेन, ये C40H82, ये कितने आइसोमर शो करता है? 6.25 ट्रिलियंस जो है आइसोमर शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। नेक्स्ट हैं जी टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। बेसिकली 2 टाइप्स हैं जी आइसोमरिज्म की, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इनके नाम से पता चल रहा है कि ऐसी टाइप आइसोमरिज्म की जिसमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। और ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म क्या है? ऐसी टाइप जिसमें ज्योमेट्री जो है वो उसमें चेंज आएगा। ठीक है, अब जो है फर्दर जो है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म फर्दर 5 टाइप्स हैं इसकी जी। चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी हमारे पास चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म क्या है? चेन आइसोमरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन नेचर ऑफ कार्बन चेन। बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो है किस में चेंज आता है या डिफरेंस होगा? नेचर ऑफ कार्बन चेन के अंदर। इस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म को स्केलेटल आइसोमरिज्म भी कहते हैं और दूसरा इसको न्यूक्लियर आइसोमरिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो स्केलेटल या चेन आइसोमरिज्म है इसमें जो डिफरेंस होता है वो कार्बन चेन की नेचर डिफरेंट होती है। नेचर डिफरेंट होने से क्या मुराद है? ये है जी 5 कार्बन। ठीक है, 5 कार्बन को जी मैंने इस तरह अरेंज किया। अगर 5 कार्बन को मैं एक और तरह से अरेंज करूं तो क्या होगा? 4 कार्बन मैं एक लाइन में लिख दूंगी और जो 5th कार्बन है उसको ब्रांच में लिख देंगे। और अगर इसको एक और तरीके से लिखें तो 3 कार्बन जी ऐसे स्ट्रेट अरेंज कर दिए हैं और 2 कार्बन जो है मैंने क्या किया है? एक ऊपर और एक नीचे, यानी कि ये डबल ब्रांच बना दिया। सिंगल, ये है स्ट्रेट, ये सिंगल ब्रांच और ये डबल ब्रांच। इसका मतलब है कि इसमें जो कार्बन की नेचर है, जो कार्बन का स्केलेटन है, जो कार्बन का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। तो जब कार्बन का स्केलेटन चेंज हो गया है तो इस टाइप की आइसोमरिज्म को हम कहते हैं जी चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, बाकी आप जैसे नॉर्मल हाइड्रोजन जो है वो पूरी करते हैं वैसे ही करेंगे। इसको जी CH3 CH2 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 CH3, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जी N पेंटेन। 5 कार्बन वाले को कहते हैं जी पेंटेन, तो N पेंटेन। इसकी भी हाइड्रोजन्स पूरी करते हैं। CH3 CH3, इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं तो 1 हाइड्रोजन, CH2 एंड CH3, इसका नाम है जी आइसोपेंटेन। इसके बाद है जी इसका नाम क्या है? इस CH3 CH3 और इस कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड पूरे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नियोपेंटेन। और इसको ये नाम ये क्यों देते हैं ये हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर देखें। ये तो थी जी एग्जाम्पल किसकी? चेन आइसोमरिज्म की।
टाइप है जी पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म की डेफिनेशन क्या है जी? दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू द difference in position of the same functional group on the carbon chain। यानी कि कार्बन चेन के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप होगा और उन फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होगी वो डिफरेंट होगी। तो इस टाइप की जो आइसोमरिज्म होती है उसको हम पोजीशन आइसोमरिज्म कहते हैं। वैसे भी नाम से भी पता चल रहा है कि बेसिकली पोजीशन डिफरेंट है। तो पोजीशन किसकी डिफरेंट है? फंक्शनल ग्रुप की। ठीक, ये है जी मेरे पास, ये इसमें जी हम फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये है क्लोरीन। ठीक है, चूँकि क्लोरो है तो क्लोरो चूँकि हमारे पास कौन सा होता है? हेलो फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसमें से जी क्लोरीन लगी हुई है। ठीक है, और किस कार्बन पे लगी हुई है? कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो जो कार्बन नंबर 1 पे है इस कंपाउंड में 1 पे क्लोरीन लगी हुई है, और अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो ये है जी 1, 2, 3। अभी इसको नंबरिंग मैंने कैसे दिया वो हम चैप्टर नंबर 8 में ही देखेंगे जब हम रूल्स पढ़ेंगे। फिलहाल जो है अभी आप एग्जाम्पल को इसी तरह कंसीडर करें। और यहाँ पे जो क्लोरीन है, जो क्लोराइड लगा हुआ है वो कहाँ पे लगा हुआ है जी? सेकंड कार्बन पे। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, वो क्लोरीन ही है, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। इसमें ये 1 पोजीशन पे लगा हुआ है और इसमें ये 2 पोजीशन पे लगा हुआ है, सिर्फ पोजीशन डिफरेंट है। तो इस तरह के आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं जी? पोजीशन आइसोमर्स। इसका नाम क्या है जी? ये है 1 क्लोरो प्रोपेन। 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? प्रोपेन। और ये क्या है जी? 2 क्लोरो, 3 कार्बन वाले का नाम प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल है जी हमारे पास, ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होगी। इसमें जी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 1, 2, 3, 4, 1 पोजीशन पे, और इसमें जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 1, 2, 3, 4, 2 पोजीशन पे। इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन सिर्फ उसकी पोजीशन डिफरेंट है। यहाँ पे वो 1 नंबर पे है और यहाँ पे वो 2 नंबर पे है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं, ये भी एग्जाम्पल किसकी है जी? 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है जी थर्ड, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है? द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें होता क्या है जी के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड होगा उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा? उसके फंक्शनल ग्रुप पे। ठीक है, यानी कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उन कंपाउंड्स का सेम होगा। एग्जाम्पल है जी हमारे पास C2H6O एक कंपाउंड है। ठीक है, ये बेसिकली इसका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कंपाउंड का। अगर हम देखें तो इसमें एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये है। ये कंपाउंड जो है ये हमारे पास जो है ये डायमिथाइल ईथर है। डायमिथाइल ईथर जो है COC लिंकेज है। वो एक मिथाइल ये है, एक मिथाइल ये है, 2 मिथाइल मीन्स डायमिथाइल ईथर। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारे पास COC फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और इस केस में जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास है जी OH, जो कि क्या है जी? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब इसमें चूँकि हमें देखने से भी पता चल रहा है कि ये दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन है जी? 2 कार्बन्स हैं, 6 हाइड्रोजन्स हैं एंड 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, और इसमें भी देखें तो 2 कार्बन्स, 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो यही हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है कि जब भी हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा किसी भी कंपाउंड में, तो उसको हम क्या कहते हैं जी? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। टाइप है जी फोर्थ टाइप, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या है जी? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या होगा जी? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन द ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। यानी कि फंक्शनल ग्रुप
की दोनों साइड पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी किसकी, कार्बन एटम की, अनइक्वल यानी कि मुख्तलिफ होगी, इक्वल नहीं होगी। ठीक है, वो हम देख लेते हैं जी एग्जाम्पल से। वो कैसे, सपोज करें जी ये हमारे पास दरमियान में ना जी ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, अब इस ये जो एटम है, इस एटम के इस साइड पे और इसके इस साइड पे यानी कि राइट और लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे देखें कितने कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है और यहाँ पे भी 2 कार्बन की चेन है, एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, ये आइसोमेटामेरिज्म होगा। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, ये दरमियान में ऑक्सीजन एटम। ठीक है, और इसके इस साइड के ऊपर 1 कार्बन की चेन है, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है और यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है। ठीक है, यानी कि क्या किया, इस CH2 को हम इधर ले गए। इससे हमें क्या पता चलता है कि जब इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी कि जब कार्बन एटम्स को अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यहाँ पे 2 कार्बन हैं दोनों साइडों पे और यहाँ पे 1 कार्बन है और इस साइड पे 3 कार्बन है, यानी कि इक्वल नहीं है। ठीक है, अनइक्वल होंगे, एक में इक्वल दूसरे में अनइक्वल। तो ओवरऑल हम क्या कह देते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी किनकी, कार्बन एटम्स की, किस पे, ऑन द साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर फंक्शनल ग्रुप, COC बेसिकली लिंकेज है जो कि हमारे पास क्या होता है, ईथर फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें चूंकि हमने ऑक्सीजन एटम को बेस बनाया हुआ, दोनों साइडों पे देखा, यहाँ पे तो कार्बन का नंबर सेम था और यहाँ पे जो कार्बन का नंबर था वो अनइक्वल था। तो इस तरह की जो हमारे पास आइसोमेरिज्म होगी उसको हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म, और इसका नाम क्या होगा, डाई इथाइल ईथर। डाई क्योंकि एक इथाइल ये है, एक इथाइल ये है, तो नाम क्या बन गया, डाई इथाइल, और COC लिंकेज की वजह से नाम हो गया डाई इथाइल ईथर। और इसमें जी एक साइड पे ये CH3 मिथाइल होता है, मिथाइल लगा हुआ है, और ये एक साइड के ऊपर प्रोपाइल, 3 कार्बन वाले को प्रोपेन कहते हैं ना, एक हाइड्रोजन निकली है तो बन के क्या बन गया, प्रोपाइल, N प्रोपाइल ईथर। नेक्स्ट एग्जांपल है जी हमारे पास, अब यहाँ पे जी दरमियान में हमने ऑक्सीजन की जगह हमने C+O कार्बोनाइल ले लिया। ठीक है, यानी कि इस केस में हमारे पास क्या है जी, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, देखें R C+O यानी कि C+O C। ठीक है, कार्बन चेन को हम R ही कहते हैं। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जब कार्बोनाइल की दोनों तरफ जो है R लगा हो या कार्बन की चेन हो तो उसको हम कीटोन कहते हैं। ठीक है, तो अब इस केस में दोनों साइडों पर मिथाइल है। ठीक है, लेकिन इस साइड पे एक पे मिथाइल है, दूसरे पे प्रोपाइल लगा हुआ है। तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म जिसमें कार्बन एटम्स जो हैं वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी, मेटामेरिज्म, और नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल, और ये कीटोन, और ये मिथाइल N प्रोपाइल कीटोन। ये तो था जी मेटा। नेक्स्ट है जी लास्ट टाइप, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर इन द सेम मॉलिक्यूल, यानी कि सेम मॉलिक्यूल होगा, उसमें प्रोटॉन जो है शिफ्ट होगा एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल में है जी हमारे पास अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में क्या होगा, दरमियान में जो है अल्फा कार्बन के एक साइड पे R ग्रुप लगा होगा, एक साइड पे अमाइनो, एक साइड पे H, और ऊपर जो है एक कार्बोक्सिलिक एसिड। होता क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का H है या जो प्रोटॉन है वो नेक्स्ट जो इसका प्रोटॉन है वो शिफ्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से अमीनो की तरफ, NH2 की ग्रुप की तरफ। और जो हमारे पास जो है नेक्स्ट क्या बनेगा, CEO नेगेटिव आयन और NH3 पॉजिटिव आयन। ओवरऑल इस आयन को हम कहते हैं ज्वीटर आयन। ठीक है, अमाइनो एसिड जो है एक्वस फॉर्म में उसको हम क्या कहते हैं, ज्वीटर आयन। उसमें हुआ क्या कि प्रोटॉन जस्ट शिफ्ट हो गया है किसमें, NH2 की तरफ, यानी कि एक एटम से एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जो है शिफ्ट हो गया प्रोटॉन, और सेम मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल एक ही है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जी टोटोमेरिज्म।